नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य परिचय पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य दोस्तों, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसे एक पूर्ण अर्थ की सार्थकता होती हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य होते हैं, उसके तत्व होते हैं 6। वाक्य के तत्व होते हैं, अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो वाक्य के तत्व होते हैं 6, जिसमें पहला वाला होता है योग्यता, दूसरा होता है सार्थकता, तीसरा होता है क्रम, चौथा होता है आकांक्षा, पांचवा होता है आसक्ति और छठा होता है अन्वय। तो एक वाक्य होता है, उसमें इन तत्वों का होना जरूरी है, तभी जाके एक वाक्य सार्थक होता है। वाक्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के पद क्रम मेल को, जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो, क्रिया भी हो, सहायक क्रिया हो, वो वाक्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिया जाता है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधि। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधि। वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य, दूसरा वाला होता है वो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। हम आपको आज रचना के आधार पर वाक्य करवा रहे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला वाला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य में एक विधेय हो, वह सरल वाक्य होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम उद्देश्य समझेंगे। जैसे हमारा उदाहरण, राम दूध पीता है। सरल वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य में एक उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य होता है कर्ता, दूसरा होता है विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय का अर्थ होता है कर्म। यह होता है उद्देश्य कर्ता, अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। दूध होता है वह विधेय है, विधेय होता है कर्म, अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। पीता है ये वर्ब है, क्रिया है वो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। तो जो एक वाक्य होता है सरल वाक्य, उसमें कर्ता राम, दूध है कर्म, पीता है क्रिया, है सहायक क्रिया। अब कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राम दूध पीता है में उद्देश्य है, तो उद्देश्य किसको कहते हैं? कर्ता तो राम तो होगा उद्देश्य और दूध होगा विधेय। पीता है वो क्रिया, है सहायक क्रिया हो गया। दूसरा वाला उदाहरण है, सविता नीलम और ओम हिंदी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें 3 कर्ता है, तो कर्ता को कहते हैं उद्देश्य। सविता भी उद्देश्य, नीलम भी उद्देश्य और ओम भी उद्देश्य है। इन तीनों ही उद्देश्य है, यानी कर्ता है, सब्जेक्ट है, और हिंदी है वो है विधेय। विधेय होता है कर्म और पढ़ते हैं ये है क्रिया। तो सरल वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य हो, कर्ता चाहे एक हो या एक से अधिक हो, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, विधेय कहते हैं कर्म को। दूसरा वाला जो वाक्य होता है वो होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं, वह मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य होता है, उसकी ये पहचान होती है दोस्तों हमेशा कि क्योंकि जो तो जो ही त्यों ही, जब तक तब तक, जहां तक वहां तक, जिधर उधर, जैसे वैसे, यद्यपि तथापि, जितना उतना आदि। यानी ये हमारे जो अव्यय शब्द है ये कहीं पर भी आ जाते हैं तो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। इनके अलावा और भी अगर आ जाते हैं तो भी मिश्र वाक्य होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे आ जाता है वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अलवर शहर घूमना है। इसकी परिभाषा क्या थी? अगर जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, दोस्तों प्रधान उपवाक्य को समझ लीजिए। प्रधान उपवाक्य कहता है जो वाक्य मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय से बना हो और उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं।
यानी यहाँ पर वे मेरे घर आएंगे, ये प्रधान उपवाक है। प्रधान उपवाक कौन होता है? यानी कर्ता। और क्योंकि है वो योजक है। ये हमेशा क्योंकि या कि यानी इन शब्दों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और ये वाला है आश्रित वाक्य, उन्हें अलवर शहर घूमना है, ये आश्रित उपवाक हो गया। आश्रित का मतलब होता है यानी प्रधान वाक्य होता है वो आश्रित वाक्य पर निर्भर रहता है, और आश्रित उपवाक होता है वह प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बार बार पूर्ण विराम का प्रयोग ना करें और एक वाक्य की सार्थकता हो जाए। यहाँ देखो, वे मेरे घर आएंगे, पूर्ण विराम यहाँ ही लग जाएगा, परंतु वाक्य अपूर्ण है। और उन्हें अलवर शहर घूमना है, यहाँ भी पूर्ण विराम लग गया। लेकिन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए अव्यय शब्द क्या लिया? क्योंकि लिया, तो ये हो गया योजक। तो वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अलवर शहर घूमना। अब किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं चली, लेकिन अगर इसको हम आधा हटा देते तो बार बार चर्चा चल रही है कि वे मेरे घर आएंगे, कौन आएगा, क्या आएगा, और उन्हें अलवर शहर घूमना है, किनको घूमना है, तो ये अपूर्ण है। इसलिए पूर्ण करने के लिए एक प्रधान उपवाक होता है, वो आश्रित उपवाक पर निर्भर होता है। दोनों, इसके बिना, प्रधान उपवाक के बिना आश्रित उपवाक बेकार है, और आश्रित उपवाक के बिना प्रधान उपवाक बेकार है। इसलिए योजक इनमें से जोड़ना पड़ता है, ये अव्यय शब्द है, तब जाके वहां पर मिश्र वाक होता है। तो प्रधान उपवाक की परिभाषा है कि जो वाक्य मुख्य उद्देश्य या विदेशी बना हो उसे हमेशा प्रधान उपवाक कहते हैं। और आश्रित उपवाक क्या होता है? ये आश्रित उपवाक है, यानी वाक्य से छोटे इकाई हमेशा उपवाक होते हैं, और जो उपवाक प्रधान उपवाक के आश्रित रहते हैं उन्हें हमेशा आश्रित उपवाक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर जो उपवाक होते हैं यानी आश्रित उपवाक होते हैं, उनके भी 3 प्रकार होते हैं। आश्रित उपवाक होते हैं, उनके भी भेद होते हैं। मान लो अगर उसने मिश्र वाक्य दे दिया तो इन शब्दों के माध्यम से हमको जानकारी मिल गई भाई मिश्र वाक्य है, परंतु कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है भाई है तो मिश्र वाक्य, लेकिन मिश्र वाक्य में कौन सा है? तो जो मिश्र वाक्य होते उसमें जो आश्रित उपवाक है ये वाला बाद वाला, उसके भी 3 भेद होते हैं। पहला वाला होता है संज्ञा उपवाक। ध्यान दीजिए, संज्ञा उपवाक क्या होता है? जिस आश्रित उपवाक का प्रयोग प्रधान उपवाक के क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता हो उसे हमेशा संज्ञा उपवाक कहते हैं। यहाँ पर शोभित ने कहा, ये तो हो गया शोभित ने कहा, वो तो हो गया संज्ञा यानी शोभित ने कहा वो होगा प्रधान उपवाक, और यहाँ हो गया वह कल जोधपुर जाएगा, और इसमें होगा कल छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पर हो गया कि वह कल जोधपुर जाएगा, ये हो गया संज्ञा उपवाक। कल छुट्टी रहेगी, ये हो गया संज्ञा उपवाक। अगर मान लीजिए इसको संज्ञा उपवाक में नहीं पूछा गया है तो ये मिश्र वाक्य है। क्यों? कि अब ये वाला है, ये तो हो गया प्रधान उपवाक, और जो इधर वाला है वह कल जोधपुर जा रहा है, वो हो गया आश्रित उपवाक। लेकिन आश्रित उपवाक में भी भेद पूछ लिया, तो जोधपुर है वो संज्ञा है, इधर कल छुट्टी है वो भी संज्ञा है, तो वो ऐसे पूछ लेता है भाई ये इसमें कौन सा है? तो जो आगे वाला होता है वो हमेशा संज्ञा उपवाक होता है। दूसरा वाला होता है आश्रित उपवाक का जो दूसरा भेद होता है वो होता है विशेषण उपवाक। है तो आश्रित वाक्य में, लेकिन जो हमारा ये आश्रित उपवाक का भेद है विशेषण उपवाक। विशेषण उपवाक क्या होता है? जो आश्रित उपवाक अपने प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हमेशा विशेषण उपवाक कहते हैं। जैसे अगर मैंने एक आदमी देखा जो बहुत गरीब था, तो यहाँ पर जो बहुत गरीब था ये वाला है वो होगा विशेषण, और ये जो शब्द होगा योजक। यानी ध्यान दीजिए, संज्ञा उपवाक होता है वो हमेशा की और क्योंकि शब्द के माध्यम से जुड़ा रहता है, ये इसकी असली पहचान है। और जो विशेषण उपवाक होता है वो हमेशा जो शब्द से जुड़ा रहता है।
यानी जो के बाद में जो भी चीज आ जाती है विशेषण के, वो हमेशा विशेषण उपवाक होता है। गरीब है वो होगा विशेषण जो शब्द के माध्यम से जुड़ गया, तो इसलिए जो गरीब शब्द है वो हो गया विशेषण उपवाक। जैसे मान लीजिए आ जाता है कि वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होते हैं, यानी वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होते हैं, तो परिश्रमी शब्द है वो हो गया विशेषण। तो यहाँ पर आश्रित उपवाक के जो दूसरा भेद था विशेषण उपवाक, विशेषण उपवाक की पहचान होती है कि जो विशेषण शब्द होता है उससे पहले जो लग जाता है वो हमेशा विशेषण उपवाक होता है। तीसरा वाला होता है वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक। क्रिया विशेषण उपवाक आश्रित वाक्य का तीसरा नंबर का, तो ध्यान दीजिए क्रिया विशेषण उपवाक क्या होता है, जो आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक्य के क्रिया का विशेषण बनकर आता है वह क्रिया विशेषण उपवाक होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ जो क्रिया विशेषण है उसके भी चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार, क्योंकि क्रिया विशेषण होती है वो चार प्रकार के होते हैं। पहली होती है काल सूचक, दूसरी होती है स्थानवाचक, तीसरी होती है रीतिवाचक, चौथी होती है परिमाणवाचक। ध्यान दीजिए जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, काल सूचक का हमको जानकारी लेने के लिए कब शब्द लगा के देख लो और उससे उत्तर मिल जाता है तो वो हमेशा काल होता है। यानी जब मैं घर पहुंचा तब, यानी कब पहुंचा भाई घर पहुंचा, कब हो रही थी वर्षा भाई तब वर्षा हो रही थी। इसका मतलब हुआ काल के बारे में अवगत कराया गया है। तो जो यहाँ पर ये तब शब्द आया है वो कौन सा होगा? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता दी। आगे वाला उदाहरण है दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, तो यानी कब पढ़ोगे, तो यानी ये काल सूचक बता दिया क्रिया विशेषण का। अगर भाई काल के बारे में बताया जा रहा है, समय के बारे में अवगत कराया जा रहा है। दूसरा वाला होता है स्थानवाचक उपवाक। स्थानवाचक उपवाक ये होता है जिसमें किसी क्रिया के होने के स्थान के बारे में अवगत हो, वह वहां हमेशा स्थानवाचक उपवाक होता है। स्थानवाचक उपवाक में हमेशा कहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगा के देख लो, अगर उत्तर मिल जाता है वह हमेशा स्थानवाचक उपवाक होता है। जैसे जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, यानी उत्तर ले भाई कहाँ रहते हो, भाई वहीं रहता हूँ, तो ये आ गया वही शब्द है वो, यानी स्थानवाचक आ गया। आगे उदाहरण है जिधर हम जा रहे हैं उधर कोई नहीं गया, यानी उत्तर लगा के देख लो भाई क्या नाम से कहाँ पर है, तो यानी उधर इधर, तो ये वाला आ गया उधर शब्द है वो स्थान को दर्शित हो रहा है, इसलिए स्थानवाचक उपवाक हो गया। तीसरा वाला होता है रीतिवाचक उपवाक। रीतिवाचक उपवाक वहां होता है जिसमें किसी क्रिया के होने की रीति तरीके का बोध हो, वह हमेशा रीतिवाचक उपवाक होता है। जैसे बच्चे वैसे करते हैं, ये रीतिवाचक में हमेशा कैसे शब्द लगा के देख लो, तो कैसे शब्द के माध्यम से प्रश्नोत्तर मिल जाता है वो हमेशा रीतियों से। जैसे बच्चे वैसे करते, कैसे करते, जैसे उन्हें सिखाया जाता है। जैसे आप वैसे करो जैसे मैं कहता हूँ, यानी कैसे करे जैसे मैं कहता हूँ, तो ये हमारा रीतिवाचक उपवाक का तरीका हो गया। चौथा वाला होता है वो होता है परिमाणवाचक उपवाक। परिमाणवाचक उपवाक वहां होता है जहां पर किसी क्रिया के होने की माप एवं नाप का बोध हो, वह हमेशा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें हमको यानी हमारा जो कितना क्वेश्चन मार्क लगा के देख लो, अगर उत्तर उसी में मिल जाता है तो वह हमेशा परिमाणवाचक उपवाक होता है। जैसे उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला। उसने कितना परिश्रम किया भाई जितना किया, परिणाम कितना मिला भाई अच्छा परिणाम मिला, तो यहाँ कितना ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के देख लो। दूसरा उदाहरण है जितना खाओ उतना ले लो, यानी कितना खाओ भाई जितना उतना ले लो। तो दोस्तों यहाँ पर हमको जो मिश्र वाक्य है अगर इसके भेद नहीं पूछे जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो की से लेके और उतना है इन शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन अगर भेद भी पूछा जाता है तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। हमेशा ये याद रखो संज्ञा उपवाक होते वहां की और क्यों की जुड़ा रहता है, ये पहचान असली।
चाहे आप परिभाषा याद मत रखो, लेकिन संज्ञा शब्द है, अगर संज्ञा उपवाक है वो की और क्योंकि के माध्यम से जुड़ा रहता है, और जो विशेषण उपवाक है वो हमेशा जो शब्द से जुड़ा रहता है, ये जो शब्द के माध्यम से जुड़ा रहता है, और इनके अलावा सारे जो रह गए वो हमेशा यानी क्रिया विशेषण उपवाक के साथ में जुड़े रहते हैं। दोस्तों, तीसरा वाला जो वाक्य होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहाँ होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो वह हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। इस संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 सरल वाक्य होते हैं, 2 से ज्यादा होते तो भी हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य की पहचान होती है हमेशा जिस वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, फिर भी, ये वाले जो शब्द होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, दोस्तों ये 7 शब्द जहां जिस वाक्य में मौजूद होते तो वो हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य की पहचान होती है कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार के कोई अव्यय शब्द नहीं आते, और इन 7 शब्दों के अलावा जितने भी होते वो हमेशा मिश्र वाक्य में होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए, केवल एक संयुक्त वाक्य को याद रखिए। जैसे अब इनका उदाहरण बता देते हैं। धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना, यानी किंतु का प्रयोग कर देते। गुरु ने बहुत समझाया किंतु शिष्य नहीं माना, परंतु क्या कर देते? मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु अपने सफलता पर नहीं पहुंचा, और का प्रयोग कर देते। जैसे राम दूध पीता है और श्याम जलेबी खाता है, जैसे हिंदू मंदिर जाते और सिख गुरुद्वारे जाते हैं। अथवा का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे मैं ठंडा पीता है और राम गरम पीता है, जैसे इसलिए का प्रयोग किया जाता है आगे ये आम कच्चा है इसलिए खट्टा है, फिर भी का प्रयोग कर देते कि मोहन बहुत पढ़ा फिर भी कम अंक आए। तो ये 7 शब्द जहां पर भी आते वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। ये एक परिपूर्ण वाक्य होते हैं, इसमें कम से कम 2 होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में और सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। तो ये सरल वाक्य, ये कच्चा आम खट्टा है, यहाँ पर यानी ये है कर्ता, तो कर्ता के बारे में बताएगा। क्या बताएगा भाई? आम कर्म है। अब यहाँ पर उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। यहाँ पर किसके बारे में कहा गया? यानी कच्चे आम के बारे में कहा गया। क्या कहा गया? भाई खट्टा है। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बता देते हैं। तो कच्चा आम तो खट्टा होता है। यहाँ पर मिश्र वाक्य जो भी ये है, इनमें जो भी सटीक अव्यय शब्द जुड़ जाते हैं उनका यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा वाला बना लेते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हम इनमें से कोई भी जो सटीक बैठ जाएगा, ये 7 शब्द है, इनके आधार पर जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिया अपन ने, ये कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, तो ये बिल्कुल सटीक बैठ गया है। दूसरा वाला उदाहरण, राम पास हो गया, बिल्कुल सरल वाक्य, किसी प्रकार के कोई अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो इसको मिश्र वाक्य में बदल देते हैं, तो राम पढ़ा तो पास होगा, यहाँ पर जो भी सटीक बैठता है वो जोड़ देते हैं। इसका हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे, राम पढ़ा नहीं फिर भी पास हो गया। तो इसका मतलब है वही फिर भी शब्द जुड़ा हुआ है संयुक्त वाक्य में, ये वाला जुड़ गया। तीसरा वाला जो उदाहरण है, खूब बादल गरजने पर वर्षा हुई, यानी बिल्कुल सरल वाक्य, किसी प्रकार के कोई अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहाँ पर इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तो मिश्र वाक्य में जो भी हमारे ये वाले शब्द है, इनमें जो शब्द सटीक बैठ जाता है उसी को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर जोड़ देता है, जो ही बादल गरजे त्यों ही वर्षा हुई, ये बिल्कुल सटीक बैठ गए, जो ही तो मालूम चल गया भाई मिश्र वाक्य है। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदल लेते हैं। तो संयुक्त वाक्य में ये 7 शब्द है, उनका इस्तेमाल कर दीजिए। तो हो गया बादल गरजे और वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर और शब्द जुड़ गया। इसलिए दोस्तों एक बार पुनः ध्यान दीजिए, सरल वाक्य होता है वहाँ किसी भी प्रकार के कोई अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहाँ केवल 2 चीज पूछी जाती है, उद्देश्य और विधि। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता, यानी जिसके विषय में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वो होता है विधि। यहाँ पर जैसे आपको पहले बता दिया था, राम दूध पीता है, किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में, तो राम होगा उद्देश्य,
और राम के बारे में क्या कहा गया? भाई दूध पिया तो दूध हो गया विधि। तो किसी प्रकार के कोई अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। मिश्र वाक्य होता है, वहां पर इतने सारे शब्द आते, यानी कि, क्योंकि, जो, तो, जो ही, तो ही, जब तक, तो ये जहां पर भी देख जाते तो वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में केवल 7 शब्दों का प्रयोग होता है। 7 शब्द जहां पर भी दिखाई दे जाते हैं वो हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के बिल्कुल सरल रूप में पहचान है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।